हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक गुडविल। ये हमारी पार्ट 1 है जिसमें आप थ्योरी पोर्शन तक सीखेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उनमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं गुडविल का मीनिंग, गुडविल के फीचर्स क्या हैं, क्यों नीड है हमें गुडविल की, कि क्यों हम उसको वैल्यू करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे गुडविल के वैल्यूएशन के दौरान, और उसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। मीनिंग ऑफ गुडविल, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि इंटेंजिबल एसेट होती क्या है। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जो कि हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, राइट। विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज, जो कि हमारे एंटरप्राइज को एक एडवांटेज देती है, बेनिफिट देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ विच द एंटरप्राइज अर्न हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल। जनरली जो हमारे एंटरप्राइज को या हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये एक बेनिफिट है हमारी गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो कि एडवांटेज देती है ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, राइट। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती। ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, राइट। इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टिंग सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। नॉर्मली इसकी अपनी एक रिलाइजेबल वैल्यू होती है जब बिजनेस या उसका पार्ट सोल्ड होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका कोई इट डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टिंग सेपरेशन फ्रॉम द एंटरप्राइज, राइट। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। ये चीज़ भी मैंने आपको ऊपर बता दी है कि नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो जाता है यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी एंटरप्राइज की गुडविल ज़्यादा बढ़ रही हो। बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जैसे लोकेशनल एडवांटेज, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ब्रांड, जिन इन फैक्टरों की वजह से भी एग्जिस्टेंस करती है। वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। एंड येस, इट अट्रैक्ट्स कस्टमर फ्रिक्वेंटली ये कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी भी बड़ी बड़ी कंपनीज की आप बात करें, उसका नेम, फेम, रेपुटेशन डेफिनेटली अट्रैक्ट करता है कस्टमर को फ्रीक्वेंटली, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्राइज के लिए, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब हम जान लेते हैं कि जो गुडविल है उसका नेचर क्या होता है, राइट। हमने मीनिंग ऑफ गुडविल तो जान लिया, उसके कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए, लेकिन गुडविल का नेचर क्या होता है। अगर मैं गुडविल के नेचर की बात करूं, नाउ टॉकिंग टू नेचर ऑफ गुडविल, अगर मैं गुडविल के नेचर की बात करूं तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, राइट। तो इसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज रिटन ओवर हियर, राइट। यू कैन सी दैट AS इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स जो होती है वो उसमें गुडविल आता है। एंड गुडविल को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब तक कि कोई कंसिडरेशन पे ना किया जाए उसके लिए, जिसे हम परचेज्ड गुडविल भी बोलते हैं। अभी हम आगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि परचेज गुडविल क्या होती है या सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, राइट। लेकिन एज पर दिस पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूँ तो जो नेचर ऑफ गुडविल है ये अमोर्टाइज्ड होती है। सी, हमारे पास दो तरह की एसेट्स हैं, एक इंटेंजिबल जिसका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, एक होती है टेंजिबल जिसका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो जो भी एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है आप उसको डेप्रिशिएट करते हो, राइट। लेकिन अगर मैं इंटेंजिबल एसेट की बात करूँ तो वो डेप्रिशिएट नहीं होती, वो अमोर्टाइज्ड होती हैं ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जो भी उनकी एस्टिमेटेड लाइफ होती है यूजफुल, आप उससे उसको टाइमली अमोर्टाइज करते हो, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? अमोर्टाइज्ड होती हैं एज पर AS 26। इंटेंजिबल एसेट्स में जो गुडविल होती है उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब तक कि कोई कंसिडरेशन पे ना किया जाए, जिसे हम परचेज्ड गुडविल के नाम से जानते हैं। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो रिकॉग्नाइज नहीं होती बुक्स ऑफ अकाउंट में, वेयर एज जो परचेज गुडविल होती है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं होगी क्योंकि जो उसकी वैल्यू होती है
वो सब्जेक्टिव होती है बच्चे, उसकी कोई पेमेंट का एविडेंस नहीं होता। वो तो ओवर द टाइम धीरे धीरे जैसे आपका नेम बढ़ता है, फेम बढ़ता है, रेपुटेशन बढ़ती है, वो उस तरीके से सेल्फ जनरेट होती है, जिसे हम नॉन परचेज गुडविल भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा मीनिंग ऑफ गुडविल और नेचर ऑफ गुडविल। नाउ वी हैव टू रीड नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। वाई वी नीड फॉर वैल्यू दैट, हमें क्यों ज़रूरत है गुडविल की वैल्यूएशन करने की, क्या कारण है उसको चेंज करने का, नीड वैल्यू करने का। द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन देयर इज अ चेंज इन दी PSR। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज आता है तब हमें ज़रूरत पड़ती है कि गुडविल की वैल्यूएशन की जाए। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड, या फिर पार्टनरशिप फर्म में कोई इनकमिंग पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, वो एडमिट हो रहा है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उसकी रिटायरमेंट है, वो रिटायर हो रहा है, या अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की, तब उस केस में कर सकते हैं। या व्हेन टू और मोर फर्म्स अमलगमेट, अमलगमेट मतलब लेट सपोज कि अगर XY है, इधर AB है, अब ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं, यानी कि अमलगमेट हो रही हैं, आपस में मिल गई, अमलगमेट हो गई, एसेट्स लाइबिलिटीज सब अमलगमेट हो रही हैं, और ये क्या बन रही है, XYAB, ये प्रॉपर पर्टिकुलर अमलगमेट हो रही है। या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है और वो कन्वर्ट हो रही है कंपनी में, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हम वैल्यू करेंगे गुडविल। नाउ व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। गुडविल इज़ अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स, राइट। इससे क्या होता है, इससे फर्म की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने रख के डिस्कस करना चाहती हूँ। और भी होते हैं फैक्टर्स, लेकिन पहला मैंने लिया एफिशिएंट मैनेजमेंट। यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस्ड होती है, राइट। जो एफिशिएंट होती है, एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए जो मैनेजमेंट है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होती है, चीज़ों को कैपेबल कर पाती है, कॉम्पिटेंट होती है, अपने कॉम्पिटिटर के साथ compete कर पाती है। तो यदि मैनेजमेंट आपकी एक्सपीरियंस्ड हो, कैपेबल हो, कॉम्पिटेंट हो, तो उसमें क्या होता है कि फर्म को काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो हायर प्रॉफिट अर्न कर सकती है कंपेयर टू अदर फर्म्स। तो इसीलिए ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी भी एंटरप्राइज की गुडविल को वैल्यूएशन के लिए अफेक्ट करता है, वो है एफिशिएंट मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट है फेवरेबल लोकेशन। यदि आपका बिजनेस का जो लोकेशन है वो एक फेवरेबल प्लेस पर हो, फेवरेबल प्लेस पे होने की वजह से कस्टमर्स इंक्रीज़ होंगे, वो इजीली जा पाएंगे आपके पास, आपकी सेल इंक्रीज़ होगी, सेल इंक्रीज़ होगी तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि गुडविल की वैल्यूएशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कभी कभी आपने देखा होगा कि फर्म के पास ना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सेलिंग के लिए या गुड्स को परचेज करने के लिए एक फेवरेबल प्राइस पर। तो ये भी अफेक्ट करता है आपके प्रॉफिट को, आपके फर्म की गुडविल को, राइट। तो ये है आपका। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। देखो बिजनेस जो स्टैब्लिश होती है वो लॉन्ग के लिए होती है, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। हम कोई नहीं चाहता कि हमने आज कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो हम कल ही बंद कर देंगे, ऐसी इंटेंशन से तो हम कभी भी कोई बिजनेस नहीं करते, राइट। तो हमारी जो बिजनेस होती है वो स्टैब्लिश होती है लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए। तो इट हैव टू एक्सटेंसिव कस्टमर बेस रिजल्टिंग सो दैट कि हायर सेल हो, हायर प्रॉफिट हो, तो इससे भी हमारी जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो हायर होती है। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट होती है। तो नॉर्मली जो पेटेंट्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं मैन्युफैक्चर के लिए या प्रोडक्शन के लिए। कोई आप पर्टिकुलर आर्टिकल्स है उसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके लिए पेटेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फर्म नेसेसरी पेटेंट को पोजेस करती है जिससे बेटर वैल्यूएशन हो पाती है आपके गुडविल की। नेक्स्ट मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई फर्म है, ठीक है। इफ़ अ फर्म इज़ इन अ बिजनेस वेयर इन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डील इट इन अ हायर देन द सप्लाई। अगर कोई बिजनेस में फर्म है, वो प्रोडक्ट का जो जो डिमांड हो रहा है वो डील कर रही है और चाह रही है कि सप्लाई ज़्यादा हो, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हो रही है, मार्केट सिचुएशन ये है, उस केस में इट विल लीड टू लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट डेफिनेटली एंड इट इंक्रीज द हायर प्रॉफिट, सो इट विल दस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स गुडविल। बात समझ में आ रही है। मार्केट सिचुएशन पर भी बहुत डिपेंड करता है कि मार्केट सिचुएशन में जो मार्केट है वहाँ पर बिजनेस जो है, वहाँ पर जो फर्म है, किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप सप्लाई करोगे, राइट।
नेचर ऑफ बिजनेस, अगर फॉर्म का जो बिजनेस है, फॉर्म जो है वो जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रही है उसका नेचर कैसा है, जो प्रोडक्ट डील कर रहे हैं उनकी हाई डिमांड है या नहीं, ऑल दो कहीं ऐसा तो नहीं सप्लाई की कोई शॉर्ट तो नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, राइट। बट वेयर द प्रोडक्ट डील इन हायर डिमांड ऑल दो नॉट शॉर्ट इन सप्लाई, उस केस में प्रॉफिट तो डेफिनेटली हायर होगा, है ना, उससे हमारी गुडविल भी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। नाउ वी विल डू द क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, राइट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल की क्लासिफिकेशन दो टाइप की है, एक है आपका परचेज गुडविल और एक है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल होती है कि आप गुडविल को परचेज करते हो, उसके बदले में आपको कंसिडरेशन पे करना पड़ता है, राइट। परचेज गुडविल वो गुडविल है जिसमें फर्म पे करता है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैश में भी कर सकता है, कंसिडरेशन इन काइंड भी कर सकता है, ओके। तो अब इसके फीचर्स देख लेते हैं एक बार। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल? इट्स नॉर्मली अराइजेज ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। ये कब होती है? जब आप बिजनेस परचेज कर रहे हो या आप कोई चीज़ ले रहे हो उससे रिलेटेड, तो आपको उसके लिए कंसिडरेशन पे करना पड़ता है। सेकेंड, कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। बाय नेम यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड परचेज्ड गुडविल। परचेजेस मतलब what? You are purchasing and paying something, right? So what do you mean by the consideration? Consideration means when something in return of something, किसी चीज़ के बदले किसी चीज़ का मिलना। तो आप गुडविल अगर परचेज कर रहे हो तो डेफिनेटली इन कंसिडरेशन यू आर पेइंग कैश और इन काइंड, राइट। व्हेन इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड, इसको कब रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है? Once payment has been done, if it is recognized, then you can show it in the balance sheet as an asset, right? Next point, value of goodwill depend upon the purchaser's expectation of future profit. यानी गुडविल की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है परचेजर की एक्सपेक्टेशन पर, कि फ्यूचर में कितना उसको प्रॉफिट लेना है, कितना साल, मतलब जितने साल के लिए आप लेते हो उतने साल की आपको उसको पेमेंट करनी पड़ती है। एंड इट इज़ अमोर्टाइज्ड एट द अर्लीस्ट, ठीक है, बट नॉट लेटर देन इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जो भी उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है तब तक आप उसको अमोर्टाइज कर सकते हो। नाउ आफ्टर परचेज्ड गुडविल वी हैव सेल्फ जनरेटेड गुडविल एज वेल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो इंटरनली जनरेट होती है, ठीक है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं उसको इंटरनली जनरेट करने के लिए, जैसे कि फेवरेबल लोकेशन हो सकता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट की गुड क्वालिटी हो सकती है। बिजनेस आप रन कर रहे हो तो आप अगर इस तरह के फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आपको हायर प्रॉफिट अर्न होगा। तो ये हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इसके लिए आपको कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है फीचर्स में लिखा है इट इज़ जनरेटेड इंटरनली। इंटरनली ये जनरेट होगी, आपको कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपको उसके लिए कोई पेमेंट कंसिडरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जनरली ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे ईयर पास होते जाएंगे, जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी आपने जो भी आपने फैक्टर्स उनको ध्यान में रखते हो, आपने अच्छा काम किया है, अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं अपने कंपनी के, एंटरप्राइज के, तो उनकी डेफिनेटली गुडविल रेज होगी। और जब गुडविल रेज होगी तो प्रॉफिट, सेल ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, intangible asset, self generated goodwill is not recognized as an asset. Always remember that कि self generated goodwill recognize नहीं होगी as an asset, ये एक intangible asset है and self generated goodwill को आप recognize नहीं कर सकते as an asset, right? Now talking to about the methods of valuation of goodwill, हमारे पास कितने टाइप के वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होते हैं मेथड। तो उसके लिए गुडविल को वैल्यू किया जाता है मेथड जो कि डिसाइड किए जाते हैं पार्टनर्स के द्वारा, एग्रीड किए जाते हैं पार्टनर्स के द्वारा उनके पार्टनरशिप डीड में। वी हैव 3 मेथड्स, राइट। वी हैव 3 मेथड्स वेयर वी कैन ईजिली वैल्यू द गुडविल। 3 मेथड्स आर फॉलोड बाय वैल्यूइंग गुडविल आर, फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपका सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड है जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में किस तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को करते हैं। देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड आपका आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड आपका आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें अगेन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सीखेंगे, देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट सीखेंगे। इज इट क्लियर? हमने
पार्ट 1 में अभी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कॉन्सेप्ट सीखा है, थियोरेटिकली हमने जाना है कि गुडविल क्या होती है, गुडविल का मीनिंग क्या है, इसको क्या किस नेचर की होती है, इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, कितने टाइप के मेथड्स होते हैं, हमने थ्योरी इसमें सीखा। मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम हर टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ जब आएँ तो इसको आप कंटिन्यू देखिएगा बच्चे, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी आगे शेयर करें, राइट बेटा। थैंक यू सो मच।